जय हिंद दोस्तों, क्या आज भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ आंदोलन कर देने से या फिर चरखा चलाने से या अहिंसा की बात करने से देश को आजादी मिली? क्या आपको आज भी ऐसा लगता है कि इन बातों से उन वेस्ट वाले लोगों को फर्क पड़ता है जिनका पूरा मकसद ही पैसा कमाना, अय्यासी करना या ट्रेड बिजनेस का है? वो वेस्ट जो आज पैसों के लिए किसी हद तक जा सकता है, किसी भी देश में घुस करके उसको इन्वेड करके उसके सारे जो सोर्सेज उनको लूट सकता है, उन वेस्ट वालों को जिन्होंने, उन अंग्रेजों को जिन्होंने देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया था ये सोच करके कि उनको 1000 साल तक देश में राज करना है, रेलवे का निर्माण किया, जो हमारे पीछे मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है जिसका भी निर्माण अंग्रेजों ने ही किया था। तो लगता है कि अचानक से कुछ घटनाएं होती हैं और देश 1947 15 अगस्त को आजाद हो जाता है। आप सोचो 1939 में एक बंदा निकलता है कांग्रेस से और वो उस समय की कांग्रेस को इस्तीफा देता है। 1941 में अंग्रेजों की कैद से आजाद होकर के अफगानिस्तान पहुंचता है और अफगानिस्तान से होते हुए वो सोवियत यूनियन जाता है। सोवियत यूनियन में भारत की आजादी की भीख मांगता है कि आप मेरे देश को आजाद कराओ। सोवियत यूनियन वाले उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। फिर वो बंदा इटली जाता है, इटली से होते हुए जर्मनी पहुंचता है। जर्मनी पहुंचने के बाद हिटलर से सौदा करता है कि यदि आपको अंग्रेजों से ये युद्ध जीतना है तो आपका सबसे वल्नरेबल जो पार्ट है अंग्रेजों का, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां आप उसको अटैक कर सकते हो। और जर्मनी वालों ने इनका बहुत मदद भी किया। बाद में वही बंदा जापान जाता है। जापान जाने के बाद वहां अपनी इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन करता है। भारतीय सैनिक थे जो जापानियों के कब्जे में थे, उनको मोटिवेट करता है और ये बताता है तुम जिसके लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं है, ये वतन तुम्हारा अपना है और तुम एक हिंदुस्तानी हो, ब्रिटिश हिंदुस्तानी नहीं हो, सिर्फ हिंदुस्तानी है। और वो आर्मी का गठन करने के बाद वो बर्मा पर चढ़ाई करता है जहां पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता है। वहां ऐसी लड़ाई होती है, शुरू होती है, इतना जबरदस्त फाइट होता है जिसमें अंग्रेजों को बहुत भारी भरकम नुकसान होता है। अंततः किसी तरीके से अंग्रेज अपनी सारी ताकत झोंकने के बाद वो युद्ध जीत जाते हैं। जापान ने उस युद्ध में अपने आप को सरेंडर कर दिया। जैसे वो युद्ध में जापान सरेंडर करता है, इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट करता है और अगेंस्ट लड़ता है ब्रिटिश के। और यहाँ तक की प्लानिंग हो रही होती है जिसमें कलकत्ता पे अटैक करना होता है और सिक्किम तक देश पूरा आजाद हो गया रहता है, जिसमें उसका अपना संविधान भी उस व्यक्ति ने अपना बना लिया था देश के लिए। लेकिन कहानी शुरू होता है अब वर्ल्ड वॉर 2 की उस लड़ाई के बाद। विंस्टन चर्चिल जो कि एक बहुत ही क्रूर ब्रिटिश माना जाता था, उसने इंडियन नेशनल आर्मी के 3 जवान जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे और सिख थे, इन तीनों को लाल किले की प्राचीर से फांसी देने की सजा सुनाई जाती है क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अगेंस्ट खड़े थे। जैसे ये खबर भारत में फैलती है, हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों एकत्रित हो जाते हैं और इस फैसले का विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा विरोध शुरू होता है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडियन नेवी थी वो बगावत पर उतर जाती है, म्यूटनी शुरू कर देती है। अपने जहाजों पर से, अपने पनडुब्बियों पर से वो सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स का फोटो निकाल के फेंक देती है और ब्रिटिश इंडियन नेवी को इंडियन नेवी बनाने का मुहिम शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ दिनों बाद इंडियन एयरफोर्स का गठन ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स बन जाती है। इंडियन आर्मी में भी बगावत शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अंग्रेजों को ये बात पता चल जाती है कि किस तरीके से चर्चिल के उस फैसले ने, जिसमें इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ाना था, इस फैसले ने पूरे देश में कैसी बगावत की आग छेड़ दी जिससे इंडिया की जो आर्मी है वो एक हो गई और अंग्रेजों को अपने से अलग कर लिया। इस फैसले के बाद उनका हालत इतना खराब हो जाता है कि आनंद फानंद में उनको 1 से 2 साल के अंदर पूरा सिस्टम को गठन करके देश को छोड़ने का फैसला वो शुरू कर देते हैं। ऐसी उनकी हालत खराब होती है कि उनको लगता है कि जो हम 1000 साल का प्लानिंग कर रहे थे 1 साल भी आने टिक पाएंगे, क्योंकि ना हमारी इकोनॉमी है, ना हम युद्ध को सस्टेन कर पाए और ना हमारे पास इतनी हैसियत है कि हम एक दिन भी और टिक पाए। आनंद फानंद में 1 साल का समय उनसे मांगा जाता है, देश का बंटवारा किया जाता है और वो छोड़ के भाग जाते हैं। जो जिस कारण से भारत आजाद हुआ और अंग्रेज जो छोड़ के गए, उस समय के ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने इस बात को बहुत ही प्राइवेट कन्वर्सेशन में इस बात को कहा था कि जो एग्जैक्ट रीजन था देश के आजाद होने का वो ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आईएनए बनाया था और जो म्यूटिनी और जो बगावत शुरू हुआ था नेवी में और सुभाष चंद्र बोस के कारण हुआ था, वो एक बहुत बड़ा कारण था देश के आजाद होने का। और वो बंदा कोई और नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ही एकमात्र कारण थे देश के आजाद होने। और यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, डिटेल्स में बताऊं कि लोगों को पता चले कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या रीजन है देश के आजाद होने का और लोग एग्जैक्टली जाने की हुआ क्या था। इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो।